Okay, so we start with definition of goods, which is section number 2, subsection 52. If at all you don't remember the sections and subsections, don't worry about that. You just have to remember the definition. Okay, अब definition, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं word to word लिखना है. नहीं, word to word नहीं लिखना है. आप उसको थोड़े अपने words में भी लिखेंगे, लेकिन correct लिखना है. ठीक है. अब goods means every kind of movable property. अब ये तो आपको पता है, जिसको आप देख सकते हैं वो goods होते हैं. Movable property होती है ये, move एक जगह से दूसरी जगह move होते हैं, other than money and securities. अभी एक्सक्लूसिवली सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 52 बोलता है एक्सक्लूसिवली हमने मनी एंड सिक्योरिटीज को गिफ्ट गुड्स की डेफिनेशन में से निकाल दिया है. मनी को कभी गुड्स नहीं बोलते और सिक्योरिटीज को कभी गुड्स नहीं बोला जाता. गुड्स के डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटीज को बाहर कर दिया है. अच्छा, तो और क्या क्या इंक्लूड है गुड्स में? अगर ये दोनों नहीं है तो क्या इंक्लूड है? एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो भी लैंड से अटैच्ड है. जैसे फार्मिंग करते हैं तो क्रॉप्स ग्रो होते हैं ना, ठीक है. विच आर एग्रीड टू सर्व, या फिर बिल्डिंग से अटैच होती है लैंड, सॉरी उल्टा बोल दिया, लैंड से अटैच होती है बिल्डिंग, वही लिखा है देखो, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड. तो लैंड पे बिल्डिंग भी तो अटैच होती है, लैंड पे फैक्ट्री अटैच होती है, लैंड पे आपका घर अटैच होता है. तो वो सब आप ये काउंट होंगे. विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. मतलब उन्हें कहा जाएगा कि हाँ हमने ये गुड्स को सप्लाई किया. ठीक है ना. हाँ, पेंटिंग्स, जो भी आप बोलो, सिर्फ मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो ना लिखा हुआ है ना, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच, वही सेम चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई. बट गुड डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज. ठीक है, समझ आया इतना सबको? क्लियर है? आगे बढ़े. गुड्स हो गया. सर्विसेज देखो, 2 सबसेक्शन 102 से सर्विसेज मीन्स अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज. इन तीनों चीजों को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज होती हैं. जो गुड्स नहीं होते हैं, जो मनी नहीं होता है, जो सिक्योरिटी नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो सर्विस होता है. सर्विसेज में क्या होता है? यूज ऑफ मनी होता है. सर्विस में मनी नहीं होता है, बट सर्विसेज की एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जिसमें हम मनी को डायरेक्टली यूज करते हैं, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर. करेंसी से डिनोमिनेशन में जाएंगे या अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी यूज करेंगे, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज. ऑफकोर्स आपको एक करेंसी से दूसरी करेंसी में भी अगर डील करना है तो ये भी तो एक एक्सपर्ट आता है आपको सर्विस देने के लिए, उसके लिए भी आपसे वो कंसिडरेशन चार्ज करता है. वो ही लिखा हुआ है, फॉर अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. समझ में आया? तो सर्विसेज क्या होती हैं? जो गुड्स नहीं होते ना, वो सर्विसेज होती हैं. सिंपल. सारे गुड्स को छोड़कर, मनी को छोड़कर, सिक्योरिटीज को छोड़कर, जितनी भी चीजें आप देखो वो सर्विसेज होती हैं. अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको गुड्स नहीं बेचता है, वो आपको सर्विस देता है. ऑडिटर, वो आपको सर्विस देता है, गुड्स नहीं बेचता है. एक डॉक्टर, वो आपको गुड्स नहीं, हाँ डॉक्टर आपको गुड्स भी बेच सकता है, सर्विस भी दे सकता है. जब उसने आपका चेकअप किया, आपको बताया आपको फीवर है, दैट इज अ सर्विस. बट उसने आपको दवाई दी, दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज गुड्स, मूवेबल प्रोडक्ट, वो गुड्स में आ जाएगा, मेडिसिन. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, जब हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, जब हम बात कर रहे हैं सजेशंस की, तब वो सर्विसेज में आ गए ना. समझा? या किसी का एक्सपर्ट नॉलेज आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है ये पैसे कहाँ लगाऊं, मेरे बिजनेस में कौन से प्रोजेक्ट में ये पैसे लगाऊं, लेकिन एक्सपर्ट को आइडिया है, मर्चेंट बैंकर को आइडिया है, फाइनेंशियल मैनेजर को आइडिया है. तो वो जो आपको सर्विसेज देता है ना, नॉलेज देता है कि आपको अपना पैसा यहाँ यहाँ लगाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, वो काइंड ऑफ जो आपको देते हैं ना सर्विसेज, और क्या कहते हैं उन्हें, एडवाइजेस, गाइडेंस, उसी कहते हैं सर्विसेज. ठीक है, बस वही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 1 and 2 में. देखो, include the services include the transactions in money. It does not include money. Service does not means money. Service means transactions which includes money.
वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। सर्विस इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस इन मनी बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, meaning thereby it is, if the transaction is done without any separate charge consideration, there is consideration की spelling में यहाँ पे mistake है, sorry, वो जल्दी जल्दी हम लोग टाइप करते हैं ना तो उसमें वो मिस्टेक हो जाती है। प्लीज आपको कहीं पे ऐसा दिखे ना तो आप इग्नोर करो या उसको खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब है मनी जिसमें, सॉरी, जिस, ये सर्विस वो होती है जिसमें अगर ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, उसे सर्विस कहते हैं। अगर मैंने आपको फ्री में सर्विस दी तो क्या वो सर्विस कहाँ कहलाई जाएगी? नहीं, वो सर्विस थोड़ी, वो तो सेल्फलेस सर्विस हो जाएगा, वो जिसे हम सेवा कहते हैं। संस्था में, किसी संस्था में जाकर हम सेवा करके आते हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं उसके अगेंस्ट में, कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं हम, वो तो चैरिटी होती है ना, वो सर्विस थोड़ी होती है, ठीक है ना। तो हम कोई भी चीज अगर आपके लिए कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपसे चार्ज कर रहे हैं, मनी चार्ज कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो उसे सर्विस कहते हैं। लेकिन वो गुड्स नहीं होने चाहिए, हाँ, अदर देन गुड्स। एक्सप्लेनेशन 2 में भी वही लिखा हुआ है, घुमा फिरा के देखो। इन इट इज ट्रांजैक्शन इन मनी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी from one form of currency or denomination to another form, ठीक है। इसके लिए भी सेपरेट सर्विस दी जाती है, जैसे बैंकर्स आपको सर्विस देते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, वैसे आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं उसके लिए, तो वो भी तो आपके लिए एक सर्विस हो गई ना। अब मनी ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी, अब इसका मतलब क्या है? अब ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें मनी इन्वॉल्व है, जैसे डीडी, डीडी होता है, आप किसी को अपने नाम का डीडी इशू करते हो। अभी जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट्स है ना, कॉलेज के नाम पे डीडी बनवा कर आते हैं और इशू करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डीडी में, डीडी एक सर्विस है जो बैंक आपको देती है, उसके अगेंस्ट में आपसे फीस चार्ज करती है, कमीशन चार्ज करती है, और ये डीडी क्या करता है, डीडी एक अमाउंट को एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा कर देता है। ये डीडी की सर्विस है, बैंक आपको डीडी के फॉर्म में ये सर्विस देती है। सो बैंक इन्वॉल्व है ना इसमें, वो बैंक आपसे मनी चार्ज करती है टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू समबडीज अकाउंट, आपके यहाँ से निकालकर दूसरे के अकाउंट में डालकर देती है वो आपको डीडी के फॉर्म में, तो उसके लिए आपसे कमीशन चार्ज करती है, ठीक है ना। तो हम डीडी को ऐसी सर्विस मानते हैं जिसमें से कैश कन्वर्जन हो रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जा रहा है, ठीक है। एंड सच चार्जेस विल बी लायबल टू जीएसटी एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखो। अ पर्सन गोज टू बैंक फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट ऑफ ₹2000 इंटू 20 नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 100। अब आपको 2000 के छुट्टे चाहिए थे, तो आप बैंक चले गए, आपने बोला मुझे 100 के 20 नोट मिल जाएंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, 20 नंबर 20 नोट मिल जाएंगे 100 के, तो आप, फिर बैंक ने कहा ठीक है हम आपको एक्सचेंज दे देंगे। 2000 के आपने एक्सचेंज ले लिए, क्या ये कोई सर्विस है? बैंक आपसे इसके लिए कोई कमीशन चार्ज करेगी? नहीं, सिर्फ डिनोमिनेशंस में कन्वर्ट करके दिए आपको, 2000 रुपीज के नोट को 100 नोट्स में कन्वर्ट करके दिए, ऐसे 20 नोट दे दिए आपको उन्होंने, तो ये कोई सर्विस है चार्ज करने वाली? नहीं, इसके लिए बैंक विल नॉट चार्ज एनी मनी। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी चार्ज नहीं होती है, कमीशन चार्ज नहीं करेगी बैंक आपसे। लेकिन हाँ, जब आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करवाएंगे जिसमें बैंक आपसे कमीशन लेगी, जब समझो बैंक, आप है ना बैंक को बोलते हो मेरे लिए गारंटर बन जाएंगे आप, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे आप, तब बैंक आपको बोलेगी आप मुझे फीस दीजिए इसके लिए। आप मुझे, जब हम बैंक में लॉकर ओपन करवाते हैं, लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं, शेयर्स रखते हैं, डिबेंचर्स रखते हैं, घर के पेपर्स रखते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, तब बैंक हमसे लॉकर की फीस चार्ज करती है, तो वो ट्रांजैक्शन होता है मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी, उससे कहते हैं ट्रांजैक्शन इन मनी। लेकिन यहाँ पे जब बैंक आपको सिर्फ छुट्टे करके दे रही है, 2000 नोट के एक्सचेंज दे रही है करके, नोट्स 100 के नोट्स दे दिए आपको सिर्फ, तो ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपसे वो कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं ले रही है, देयरफॉर इट इज नॉट टर्म्ड एज अ सर्विस, ये सर्विस है ही नहीं,
ठीक है, तो सर्विस वो है जिसमें ट्रांजैक्शन इन मनी है। अभी 2 सबसेक्शन 75 में बता गया है मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, मनी का मतलब लीगल टेंडर होता है, ये इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, ये सब फॉर्म्स है। किसके फॉर्म्स है? मनी के। आपके पास प्रॉमिसरी नोट है तो अभी तो वो मनी में ही डील, इनडायरेक्टली तो वो मनी में ही डील करेगा ना। चेक है तो वो भी तो इनडायरेक्टली मनी से ही डील करता है ना, और क्या करता है। आपके पास डॉलर है तो वो भी तो आप बेचकर उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो भी तो मनी है ना, और क्या है। ठीक है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, किसी का आपको पे ऑर्डर मिला है तो आप बैंक में इशू करते हो तो आपको वो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप कैश में। ट्रैवलर्स चेक, मनी, और ट्रैवलर चेक बैंक ने इशू किया, अब सामने वाली कंपनी को आप दोगे तो उसमें से कैश आपको भर के मिलती है, उसे तो कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। जब आप ट्रैवलिंग करते हो कहीं जाते हो तो आप है ना कैश नहीं लेके जाते हो, चोरी होने के चांसेस होते हैं। आप क्या करते हो? ट्रैवलर्स चेक इशू करते हैं। अब जहां जहां आप ट्रैवल करोगे, मुंबई से बाहर जा रहे हो, कैश नहीं यूज करोगे, ट्रैवलर्स चेक यूज करोगे। तो जिस जिसको वो चेक दोगे ना, वो आपके अकाउंट में से खुद ही वो अमाउंट क्या कहते हैं, उनके पास चला जाएगा। आई बात समझ में? उसे कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस। इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस कैसे? मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस। मुझसे ज्यादा नॉलेज है आपको इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस का। इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक अगर रेमिट करना हो, पैसे पहुंचाने हो इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अभी जैसे हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो सिंपली आपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया, मनी ट्रांसफर कर दिया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। तो ये भी तो मनी है ना, मनी को डील करने का एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, समझ आ रहा है? इसे लीगल टेंडर बोला गया। लीगल टेंडर क्यों है ये? आप इसको लीगली डील कर सकते हो, बाय एंड सेल करने के लिए कमोडिटीज को। आया समझ में? सिक्योरिटीज क्या होते हैं? सिक्योरिटीज शैल हैव मीनिंग असाइन टू इट इन सब सेक्शन एच ऑफ सेक्शन 2, जिसका रेगुलेशन सेबी देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्लेम्स फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, मतलब आपको अभी तक रेंट नहीं मिली है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका घर का रेंट अभी तक आपको नहीं मिला है। राइट टू क्लेम पीएफ, मतलब आप कहीं से रिटायर हो गए हो, आपको प्रोविडेंट फंड क्लेम करना है, उसे एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं। मतलब जिसके पीछे एक्शन इन्वॉल्व था, कुछ ना कुछ आपने एक्शन किया, उसमें से कोई इनकम अराइज होती है ना जब, उसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी टिकट, आपने लॉटरी टिकट खरीदी है, वो भी तो आप, उसमें से लॉटरी मिलेगी तो आप क्लेम कर सकते हैं ना, आप जीत गए लॉटरी तो क्लेम कर सकते हो आप। हाँ, क्लेम मांग सकते हो आप, हाँ मांग सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप जीत गए, लॉटरी नंबर आ गया आपका। रिचार्ज कूपन, आपका कोई कूपन है जिसे आप एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। हाँ, ये शर्त है कि वैलिडिटी होती है उसकी, कि 3 महीने में ये कूपन खत्म हो जाएगा, तो 3 महीने तक फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ना, 3 साल तक यूज कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। लेकिन एक नोट लिखा हुआ है नीचे, जीएसटी देखो है तो एक्शनेबल क्लेम, लेकिन ये वाली जो चीजें है ना, वो जीएसटी के क्या कहते हैं उसे, अभी तक उनपे जीएसटी, उनको जीएसटी करके सप्लाई नहीं माना गया, उनको सप्लाई के दायरे में नहीं लाया गया। कौन से ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स हैं? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग shall be treated as supply, अच्छा, shall be treated as supplies under GST rhyme. All other actionable claims shall not be supplies and therefore GST is not applicable. ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें से सारे एक्शनेबल क्लेम्स पे टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग ऐसे हैं जिनको सप्लाई मानकर जीएसटी लगाया जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है, कि इनके ऊपर, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर अदर टैक्सेस तो लगती हैं, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर रेड भी लगाती है, गैम्बलिंग और बेटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगाती है, जैसे ये ना हो लेकिन जीएसटी भी लगाती है। आया समझ में? इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। तो ये बताया हुआ है, एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इंडिया, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? यश हैज रेज्ड हैंड, कुछ डाउट है बेटा?
हम अगर हम लोग लॉटरी जीतेंगे तो हम हाँ लोग को भी गवर्नमेंट को टैक्स भरना हाँ पड़ेगा हाँ ना? हाँ, भरना पड़ता है। देखो, एक है ना, एक टैक्स तो भरनी पड़ती है जिसे इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है ना, जब आप लॉटरी हाँ। आप जीतते हो ना, तो जो सप्लाई कर रहा है ना, आपको ये सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगाई जाती है, और वो आपसे वसूल करते हैं। मतलब आपने लॉटरी पे एक पर्टिकुलर जो टैक्स हमेशा से लगती हुई आई है ना, वो तो लगेगी लगेगी, प्लस जीएसटी भी लगेगा। क्योंकि जो आपको ये सर्विस सप्लाई कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन लॉटरी सप्लाई कर रहा है आपको, लॉटरी एज अ गुड सप्लाई कर रहा है, वो जीएसटी भरेगा ना, तो वसूल तो आपसे करेगा वो। आई बात समझ में? तो लॉटरी, यस बेटिंग, मैम। गैम्बलिंग, एक तो देखो यस। लॉटरी में तो कुछ आप कुछ करते नहीं हो, बैठे बैठे अर्न करते हो ना, आपने सिर्फ टिकट खरीदी है। कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमी को कोई प्रोडक्टिव कुछ तो आपने दिया नहीं, आपने बैठे बैठे बस टिकट खरीदी है। तो ऐसी चीजों पे ना गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगाती है। बैटिंग और गैम्बलिंग तो आपको पता ही है, ये इलीगल एक्टिविटीज हैं, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, सो दैट ये चीजें हो, ये चीजें ना हमारे इकोनॉमी में कम हो। समझ आ रहे हैं? पर कितना भी कोशिश करें वो तो होती ही है, ठीक है ना। कोई जो बिजनेस अच्छे करने वाले लोग भी हैं, जो अच्छे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और वो तो दिखाएंगे भी नहीं ना, दिखाई भी नहीं जाती है। देखो, वो एक अलग बात होती है, वो दिखाते नहीं है। बैटिंग और गैम्बलिंग करने वाले दिखाएंगे नहीं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स बेच रहा हूँ। तभी तो गवर्नमेंट रेड डालती है। आपने समझा? रेड का कॉन्सेप्ट तभी तो आता है, नहीं तो आएगा क्यों? रेड क्यों पड़ती है? क्योंकि वाइट मनी नहीं है ना, क्योंकि आप शो नहीं करते हो इनकम, आईटीआर फाइल नहीं करते हो, जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हो, इनकम छुपाते हो, तब तो ये पिक्चर में आते हैं। तो जब हम लॉस तो बनाते हैं, पर जब लॉस को ब्रेक होते हैं ना, लॉस जब भी ब्रेक किए जाते हैं, तो उसके लिए अलग से लॉस बनाते हैं कि इसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी, इसके ऊपर रेट लगेगा, इसके ऊपर ये चार्ज कर दो, इसको 3 साल की जेल दे दो, इसके ऊपर 1 लाख का फाइन डाल दो। ऐसे समझ में आया? आगे देखो, डेफिनेशन, इंडिया का डेफिनेशन दिया है। अब पता है ये क्यों दिया है? क्योंकि क्योंकि जीएसटी है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो आपको है ना डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा ना, इंडिया का बॉर्डर डिसाइड करना पड़ता है ना। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये कभी भी आज तक है ना, देखो मैंने जितना देखा है ना, ये डेफिनेशन अभी तक आज तक उन्होंने पूछा नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंपल पता होना चाहिए ना, जो जो टेरिटोरियल वाटर्स, सबडिडेड सॉइल्स, जो अंडरलाइंग वाटर्स का जो एरिया है, जो इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलो, और एयर स्पेस बोलो, या फिर वाटर एरिया बोलो, या फिर वाटर के नीचे, पानी के नीचे, सी ओशंस के नीचे की एरिया। अब देखो, ओशंस तो उनकी तो कोई दायरा नहीं होता है ना, पर ये बॉर्डर्स बनाए गए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इंडिया का बॉर्डर है। तो सिंपली आपको ना ये समझना है, इंडिया, जो डेफिनेशन है ना इंडिया का, वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि जो हमारे जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना, उन बाउंड्रीज को देखते हुए हर एक एरिया को इंडिया का नाम दिया गया। मतलब नाम दिया गया इंडिया, ये टेरिटरी को देखते हुए कि हमारी बाउंड्री में आता है, चाहे वो फिर वाटर एरिया हो, चाहे वो लैंड एरिया हो, या फिर वो चाहे एयर स्पेस हो। समझ आया आपको? ठीक है। आगे देखो, ये छोटा सा एक पिक्चर मैंने आपको बनाकर दिया है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे मैं पीपीटी को ज्यादा पिक्चराइज कर सकूं, इसलिए डेफिनेशन ऑफ इंडिया फॉर जीएसटी पर्पस। यूनियन टेरिटरीज, टोटल स्टेट्स कितने हैं? 31, और यूनियन टेरिटरीज हैं 5। वैसे तो यूनियन टेरिटरीज ज्यादा हैं, पर इन्होंने ना स्टेट्स बढ़ा दिए हैं, 29 स्टेट्स के बजाय 31 स्टेट्स लिखे, और यूनियन टेरिटरीज 5 लिखे। ये पहले का है, हाँ, ये पहले का है। इसके लिए ये पिक्चर मुझे पहले का मिला तो मैंने डाल दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको नीचे दिख रहा है ये क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये नीचे दिख रहा है आपको, 12 नोटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सी बेड एंड सब सॉइल, ये एरियाज बनाई गई है। पता है, यहाँ पे बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, ऐसे देखा जाता है उनको, मेजर किया जाता है, और उस हिसाब से उसको देखा जाता है कि इंडिया के अंदर क्या आ रहा है। बस आपको इतना समझना है कि इंडिया की बाउंड्री में जो आता है ना, वो इंडिया की डेफिनेशन में आते हैं। वो स्टेट, वो एरिया, वो टेरिटरी, वो शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया के बाउंड्रीज में आते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा बिजनेस।
बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब जो ट्रेड, कॉमर्स, किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी प्रोफेशन में, किसी अदर वोकेशन में इन्वॉल्व्ड होता है ऑल थ्रू आउट द ईयर। 2 महीना है, 2 महीना नहीं है, 4 महीना है, 4 महीना नहीं है, नहीं, ऑल थ्रू आउट द ईयर वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज खरीद रहा है, परचेज कर रहा है गुड्स को, या फिर एक क्वांटिटी, हमेशा से एक क्वांटिटी में डील कर रहा है, जैसे जैसे होलसेलर है वो हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डील कर रहा है, पर है तो हमेशा ना ऑल थ्रू आउट द ईयर वो रेगुलरली उस बिजनेस में डील कर रहे हैं। इसीलिए देखो सब बोल दिया, ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स में तो सब आ गया, बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, पैकिंग, है ना, सब आ गया उसमें। कॉमर्स तो बहुत बड़ा, अपने आप में कॉमर्स एक बहुत बड़ा वाइड रेंज दिखाते हैं एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, बनाना उनको, ठीक है, प्रोड्यूस करना। प्रोफेशन मतलब कोई सर्विस देना, कोई टीचर आपको सर्विस दे रही है, अब आपको मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, मैं तो आपको नॉलेज दे रही हूँ टू विच यू कैन नॉट सी बट यू कैन ग्रास्प, you can take it in your mind will be will become smart, है ना। तो ये मैं प्रोफेशन में हूँ जिसमें मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। वोकेशन, वोकेशन मतलब जैसे आर्ट गैलरी से रिलेटेड, किसी का सैलून होता है जो आपको सर्विसेज देते हैं ना, सैलून जाते हो आप, सर्विसेज जो आपको मिलती हैं वो वोकेशनल सर्विसेज होती हैं, मतलब जिसमें आर्ट होता है, जिसमें कोई आर्ट, जैसे मेहंदी बनाना एक आर्ट होती है ना। तो प्रोफेशन और वोकेशन में फर्क क्या होता है? प्रोफेशन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन वोकेशन में आजकल तो चाहिए देखो, लेकिन वोकेशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मेहंदी के लिए कोई आपको एजुकेशनल कोई प्रॉफिट वो नहीं चाहिए, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए मेहंदी बनाने के लिए और मेहंदी सीखने के लिए और मेहंदी किसी को अप्लाई करने के लिए। नहीं, एक आर्ट है वो, अपने आप में खुद से ही आता है वो, है ना। अब हेयर कट एक आर्ट है, मेकअप आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उनका मेकअप एक आर्ट होता है, वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके एक कोर्स सीख के आते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं भी, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी लिया तो भी वो शॉप ओपन करके, सैलून ओपन करके दे कैन गो इनटू दैट पर्टिकुलर वोकेशन। वो आर्ट से रिलेटेड होता है। वोकेशन मतलब स्पेसिफिकली कोई आर्ट है आपके पास, जैसे मार्केटिंग एक आर्ट है ना, बट मार्केटिंग एक प्रोफेशन में आ जाते हैं, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लेनी पड़ती है, जैसे एमबीए इन मार्केटिंग आपने कर लिया तो आपको क्वालिफिकेशन मिल गई, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये सम पार्ट्स ऑफ बिजनेस हैं, ये आपने खुद ने रीड करने हैं, ये अभी मैं आपको नहीं एक एक बता सकती हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक हाथ मैं आपके लिए रीड करूँ। देखो जैसे सेलिंग ऑफ मैंगोज बाय फार्मर ड्यूरिंग समर, ये भी तो एक एक्टिविटी है, प्रोडक्ट आपने बेचा तो ये बिजनेस हो गया आपके लिए। कोई ज्वेलरी सेलर है तो उसने ज्वेलरी सेल की, ठीक है। और समझो आपके पास कोई एक शॉप है जिसमें आप ऑटोमोबाइल्स को परचेज करते हो और सेल करते हो, स्पेयर पार्ट्स को परचेज करते हो, सेल करते हो। आप कार तो नहीं बेचते हो लेकिन कार के पार्ट्स बेचते हो, है ना। बहुत सारे शॉप्स आपने देखे होंगे, कार के सीट कवर्स बेचते हैं, है ना। कार के जो कार में इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे रेडियो वगैरह लगता है या फिर म्यूजिक सिस्टम लगता है, आजकल तो पता नहीं कार में क्या क्या, टीवी भी लगती है। तो स्पेयर पार्ट्स, कार की एक्टिविटीज, कार के पार्ट्स वो आपको बेचते हैं। तो बिजनेस मतलब जो आप रूटीन में बाय एंड सेल करते हो, जो आपका ट्रेड कॉमर्स है उसमें मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप डील करते हो। अच्छा अभी आप पूछोगे मैम ये एक लिंक दी हुई है यहाँ पे, वो है ना आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपको ज्यादा समझना है ना तो ये लिंक को क्लिक करना, आपको है ना उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये बहुत है, बहुत, मतलब इतना भी पढ़ के आप तो इतना भी नहीं लिखने वाले हो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता है और इतना याद भी नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा लिखना है, कम लिखना है लेकिन अच्छा लिखना है, वैसा है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है पीपीटीज में, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। पीवीआर टिकट बेचते हो आप, है ना, मूवी टिकट्स बेचते हो पीवीआर की, तो वो भी तो एक एक्टिविटी, आपका बिजनेस है। पेंटिंग्स, देखो किसी ने पहले कहा था पेंटिंग्स, वो वोकेशन में आता है। आर्ट एग्जीबिशन, डिस्प्ले एयरक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स को लगाना, पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करना, गुड्स की एग्जीबिशन करना,
है ना, ये पहले भी किसी ने बोला था। किसी को कंसल्टेंसी सर्विस देना कि आपकी कंपनी इसके साथ मर्ज हो जाएगी तो अच्छा है। हीरो होंडा कंपनी है, अब हीरो कंपनी इंडिया की है, होंडा कंपनी जापानीज कंपनी है, आपको पता होगा। अब इन दोनों का जब मर्जर हुआ था ना, तो किसी एक्सपर्ट ने उनको एडवाइस की थी कि आपको कौन सी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहिए, किसके पास लेबर कम है और आपके पास लेबर ज्यादा है, और सामने वाली कंपनी को लेबर है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी कंपनीज जब मर्ज होती है ना, तब वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करती है। जानसी बेटा म्यूट, जानसी म्यूट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आप है ना बिजनेस का डेफिनेशन अच्छे से समझ पाए। ये उसलिए आपके रेफरेंस के लिए है। ये इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना होता है। अगर डेफिनेशन आ भी गया ना, तो इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है आपने। हाँ, मैं ये पीपीटी ना गूगल क्लासरूम में डालने वाली हूँ, डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ डेफिनेशन, हिमांशु हिमांशु सुनो ध्यान से। आप क्या पूछ रहे हो, ये डेफिनेशंस के बारे में ही पूछ रहे हो ना, कि एग्जाम में आएंगे कि नहीं? हाँ आते हैं ना, ये चैप्टर में से डेफिनेशंस आएंगे। चैप्टर, ये जो डेफिनेशन का चैप्टर है ना, उसमें डेफिनेशन के फॉर्म में ही आएगा। मतलब समझो मैंने डेफिनेशन पूछ लिया बिजनेस का 5 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछा। 2 मार्क्स के लिए पूछा तो सिंपल बिजनेस का डेफिनेशन बता दो, बिजनेस क्या होता है। अगर 5 मार्क्स के लिए तो 2-4 एग्जांपल्स भी दे दो, इतने सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने तो। ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में ये चैप्टर पूछा जाएगा। कोई भी डेफिनेशन आ सकता है, गुड्स का, सर्विसेज का, अभी तो हमने पढ़े पर्सन। अब अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन। ये ना आपको पहले से पता है, ये हम लोग करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक ही करते हैं, पर्सन तक। नहीं तो अभी आपको ना सब बहुत ज्यादा लगेगा, पढ़ते जा रहे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा केस हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब पर्सन कौन होता है? 2 सबसेक्शन 84 जीएसटी के दायरे की बात चल रही है। हाँ, पर्सन कौन होता है? आपने डायरेक्ट टैक्सेस किया हुआ है? डायरेक्ट टैक्सेस कभी किया है आपने? नो मैडम। नो मैम। ओके, जब डायरेक्ट टैक्स नहीं किया ना तो नहीं मतलब मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता सकती, डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, जाने दो, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा ये। हो तो जाना चाहिए, आई ट्राई माई बेस्ट, 10 मिनट में हो जाएगा। 9 मिनट्स में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, पर्सन, पर्सन कौन होता है? अब आपके हिसाब से पर्सन कौन होता है? मैम ह्यूमन बीइंग जो होता है वो पर्सन होता है, बिल्कुल बराबर। इंडिविजुअल, हाँ पर्सन होता है। आप पर्सन है, मैं पर्सन हूँ, यू मी हम पर्सन, यस वेरी गुड, चलेगा। ठीक है, ये तो देखो पर्सन सुन के, नाम पर्सन सुन के दिमाग में आता है इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग। पर सिर्फ जीएसटी बोलता है, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर टैक्स लगाते समय अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल को ही पर्सन बोलूं तो इंडिविजुअल के ऊपर ही टैक्स लगा सकती हूँ। पर नहीं, ये जो पर्सन का डेफिनेशन है ना, इसको थोड़ा, इसका दायरा ने बड़ा कर दिया। द लिमिट ऑफ इट हैज बीन इंक्रीज्ड। कैसे? सिर्फ इंडिविजुअल को ही पर्सन नहीं बोले, इंडिविजुअल तो पर्सन है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल को पर्सन नहीं बोलेंगे। किस किस को पर्सन बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब ये जो एक बिजनेस होता है जिसमें ना मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, और मेरे फादर के ब्रदर्स, ठीक है, ये साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं। एक ही फैमिली के लोग जब एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, इसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट एक एक को तो नहीं बोल सकती है ना कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, उस पर टैक्स भरो। ये तो गवर्नमेंट के लिए कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट शॉर्टकट मेथड अप्लाई करती है, कहती है अगर मैंने एचयूएफ को पर्सन बना लिया, आर्टिफिशियल पर्सन, चल फिर तो नहीं सकता है, बिजनेस थोड़ी चल फिर सकता है, लेकिन अगर मैंने इसे आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया तो मैं इसके ऊपर टैक्स लगा सकती हूँ। कैसे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ने कितना अर्न किया वो बताइए।
मैं बोलूंगी 1 करोड़, चलो 1 करोड़ पे टैक्स भरो 30%, 30%। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो 30 लाख आप टैक्स भरोगे 1 करोड़ पे, बाकी कितना बचा? 70 लाख बचा। अब बांटो जिसमें बांटना है। कितने भाई हैं तुम्हारे? 6 भाई हैं, बांट दो। 6 भाई में 70 लाख रुपए को बांट दो। अब गवर्नमेंट वापस टैक्स नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ऊपर टैक्स लग गई ना, जिसके मेंबर्स थे ना, उस बिजनेस के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो गवर्नमेंट के लिए भी इजी और आप लोगों के लिए भी इजी। तो ये पर्पस को देखते हुए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ एक नहीं है इंडिया में, खैर अभी तो बहुत कम हो गया है, सबका न्यूक्लियर बिजनेस हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत होते थे। अब कंपनी पकड़ लो, चलो इंडिया में कंपनी एक है, पता नहीं लाखों करोड़ों कंपनीज है इंडिया में। कंपनीज रिलायंस टाटा जैसी कंपनीज बहुत है, छोटी बड़ी। अब एक एक कंपनी के 10-10 हजार शेयर होल्डर्स हैं, 20-20 हजार शेयर होल्डर्स हैं। एक एक शेयर होल्डर को पकड़ूंगी मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं एक एक शेयर होल्डर को पकड़ूं और बोलूं आप अपनी इनकम में से टैक्स भरो, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने क्या करना है, शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़कर उनकी कंपनी को पकड़ना है। उनकी कंपनी को मैं बोलूंगी आपकी कंपनी ने कितना अर्न किया? 2 करोड़, 2 करोड़ पे टैक्स भरो, जो बची हुई इनकम है वो आप आपस में शेयर होल्डर्स को बांट लो। समझ आ रहा है सबको? दिस इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंपनी। फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म जिसे कहते हैं, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जब साथ में आते हैं ना एक बिजनेस करने के लिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कॉमन बिजनेस करने के लिए, उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब जैसे आपने ना क्लब ओपन कर लिया, 3-4 मेंबर्स ने मिलकर क्लब ओपन कर लिया, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लब क्यों ओपन करते हैं? कॉमन फैसिलिटीज एंजॉय करने के लिए, स्विमिंग, पिकनिक या फिर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए आपने कॉमन क्लब ओपन कर दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। है ना, समझ आया? तो ये सबको है ना आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज कर सकूं, ना कि मैं इनके एक एक मेंबर पे जाकर इनकी इनकम पर देखूं और इनको जीएसटी चार्ज करूं, उन्होंने कितने गुड्स सप्लाई किए या वगैरह वगैरह। ठीक है। लोकल अथॉरिटी, अब आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत, ये सारे लोकल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल, अच्छा ये लोकल अथॉरिटी के अंडर में ही दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट दिया हुआ है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दिख रहा है आपको? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में क्या क्या आता है? जो इन सारे हेडिंग्स में नहीं आता ना, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे एग्जांपल दो मैम, जैसे एग्जांपल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी तो एक होता है ना। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर 1000 कॉलेजेस है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी को पर्सन काउंट किया गया। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आरबीआई, आरबीआई क्या है? एक आरबीआई एक है, उसके अंडर में बहुत सारी बैंक्स हैं, तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जुडिशियल, लॉ ने उसको पावर दिया है कि आप सबको कंट्रोल करोगे। यूनिवर्सिटी को लॉ ने पावर दिया है ना कि आप कॉलेजेस का काम देखोगे, उनके रेगुलेशंस देखोगे, बच्चों की पढ़ाई का सिलेबस देखोगे। ठीक है। वैसे ही बैंक्स को कौन देखता है? आरबीआई। स्टॉक एक्सचेंजेस को कौन देखता है? सेबी। तो ये सारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल, चल फिर नहीं सकते हैं ये, अपने बलबूते पे कमा नहीं सकते, इनको लोग चाहिए, इनको फिजिकल पर्सन चाहिए, तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल बोला गया। आया समझ में पर्सन का डेफिनेशन? सो पर्सन के डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रजिस्टर्ड कैन बी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड लाइबल टू रजिस्टर। मतलब 2 कैटेगरीज पे क्या डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनेंगे। पर्सन हु इज लाइबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब ये सेक्शंस, दो जो सेक्शंस दिए हुए ना 22 और 24, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये वो पर्सन्स हैं, या तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के लिए, कॉमन सेंस है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब लेंगे? जब वो 40 गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख के टर्नओवर को क्रॉस करेंगे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, और अगर सर्विसेज में डील करते हैं तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है।
रजिस्ट्रेशन के लिए, याद आया, मैंने पहले भी बताया था। और अगर अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कम है 40 और 20 से, तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहते हो ना रजिस्ट्रेशन लेना तो ले सकते हो। मैडम नहीं लिया तो क्या होगा? नहीं, अगर अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से ज्यादा है तो लेना ही पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर, नहीं तो आपकी कंपनी के ऊपर रेट पड़ सकती है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लोगे? पेनल्टी लगेगा ना बच्चा, रजिस्ट्रेशन तो लेना ही है कंपलसरी। आप नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो और बोलोगे नहीं खड़ी करनी है, और आप खड़ी करके दिखाओ, बोलो खड़ी करूं तो क्या होगा? फिर वो नहीं चलेगा ना बेटा। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है कंपलसरी। लाइबल लिखा हुआ, देखो लाइबल, लाइबल मैडम मतलब अगर हम लोग ने गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन कैश में किया तो फिर उसका तो कुछ प्रूफ नहीं रहेगा ना। वो तो तो देखो फिर अभी एक है ना, ये देखो देखो लॉज बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए। ये हम होते हैं जो अपनी मर्जी से लॉज को ब्रेक करते हैं, ये एक अलग बात है। आप है ना जानबूझ के बिल नहीं बनाना चाहते हो और गवर्नमेंट को नहीं दिखाना चाहते हो तो कैश में डीलिंग कर रहे हो, ये एक अलग बात है। समझ में आया? आपने कैश में डीलिंग की, बिल नहीं बनाया। कैश में डीलिंग करने के बाद भी बिल तो बना सकते हैं ना। अगर बिल बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाया, तो कैश वाला ट्रांजेक्शन भी जीएसटी के दायरे में आ गया ना। वो एक अलग बात है। आप बिल नहीं बना रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, वो एक अलग बात है। दैट इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो लेना है ना। अगर आपका 40 लाख से टर्नओवर ऊपर चला गया तो आपने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेनी है, कंपलसरी। हाँ, उसके नीचे है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। गाइज एक काम कर लेते हैं, हम 2 मिनट के लिए मीटिंग फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। तो आपने अगर देखना है आपका रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे, तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से ले सकते हैं।